अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिजनेस लाइन्स के प्लेटफॉर्म से मैं आफ्ताब सलीम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि एक्टिव टैक्स पेयर कौन होता है और एक्टिव टैक्स पेयर जो लिस्ट जो है वो क्या है, और हमें एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आने के लिए क्या करना होगा, और उसकी क्या डेफिनेशन है, और उसके क्या रूल्स और क्या मेथड हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की डेफिनेशन क्या है। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की डेफिनेशन सब सेक्शन सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 ए में मौजूद है। वो कहता है कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट मीन्स द लिस्ट इंस्टीट्यूट बाय बोर्ड मतलब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अंडर सेक्शन 181। अब यहाँ पे वो एक नई कहानी शुरू कर रहा है। अब टैक्स को समझने के लिए और पढ़ने के लिए, ऑर्डिनेंस को भी पढ़ने के लिए, ये एक प्रॉपरली एक मेथड होता है। आपने टैक्स को ऑर्डिनेंस को किस तरह से पढ़ना और उसको किस मेथड के तहत आपने समझना है। अब हमने, क्योंकि इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट देखना है, तो डेफिनेशन हमें क्या आ रही है कि आप ऑर्डर सेक्शन 181 में चले जाएं, तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि 181 सेक्शन भी क्या है, तो किस तरह हम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। एंड इंक्लूड्स, वो कहता है कि बोर्ड एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट द मीन्स द लिस्ट इंस्टीट्यूट बाय बोर्ड, एफबीआर, बोर्ड मतलब एफबीआर, अंडर सेक्शन 181A एंड इंक्लूड सच लिस्ट इशूड बाय आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और गिलगित बल्किस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी कि ये तीनों बोर्ड, एक पाकिस्तान बोर्ड जो सेंट्रल बोर्ड है, एफबीआर जिसको बोलते हैं फेडरल बोर्ड, आज़ाद जम्मू कश्मीर का सेंट्रल बोर्ड, और गिलगित बल्किस्तान का जो बोर्ड है जो लिस्ट इशू करेगा उन टैक्स पेयर्स की जो एक्टिव होंगे, जो अपने टाइम पे फाइलिंग कर रहे हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर होंगे। और इसका सेक्शन 181 है, यानी कि 181A की हमने जो रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल करेंगे तो हम एक्टिव टैक्स पेयर होंगे। आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि 181 क्या है। अब हम आए हैं ऑर्डिनेंस के अंदर ही, वो टैक्स पेयर। अब हम इसको, क्योंकि अब यहाँ पे हम आते हैं डायरेक्टली, तो बोर्ड शैल हैव द पावर ऑफ इंस्टीट्यूट एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, के बोर्ड के पास पावर है कि वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट मेंटेन करेगा, जो कि मंडे टू मंडे होती थी लेकिन आजकल रेल बेसिस पे हो रही है। लेकिन इस लिस्ट में आने के लिए अब हमारे लिए नेसेसरी क्या चीज़ है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो रजिस्ट्रेशन है। तो हम इसको स्टार्ट से जाएंगे कि इस लिस्ट में अपना नाम डलवाने के लिए पहले हमें रजिस्ट्रेशन करानी होगी कि हम किस तरीके से इस लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। नंबर 1, एक्टिव टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सेक्शन है 181। एवरी टैक्स पेयर शैल अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। कोई भी एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होगा जो एफबीआर ने मेंटेन किया हुआ है अंडर जो है सेक्शन 181, वो फॉर्म फिल करेंगे। ये फॉर्म पहले मैनुअल होते थे, अब ये ऑनलाइन मौजूद हैं। एंड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के प्रिस्क्राइब्ड मैनर, इसके लिए अब प्रिस्क्राइब्ड मैनर क्या है? अब ये प्रिस्क्राइब्ड मैनर को डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए, हमें इनकम टैक्स रूल्स 2002 जो अपडेटेड हैं उनके अंदर जाना होगा। और इसकी जो सेक्शन है वो 79 से स्टार्ट होता है और 83 तक जाता है कि प्रिस्क्राइब्ड मैनर को हमने किस तरह समझना है। ये एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर, मतलब आपने एप्लीकेशन कैसे मेंटेन करनी है, वो एप्लीकेशन के क्या क्या एक्सपेक्ट्स हैं और वो क्या क्या आपने वो फिल करने हैं। लेकिन हम पहले डेफिनेशन को कम्प्लीटली स्टडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम रूल्स की तरफ जाएंगे। यानी कि यहाँ तक हमें यह समझ आई कि एवरी टैक्स पेयर शैल अप्लाई, यानी कि कोई भी टैक्स पेयर जो अप्लाई करेगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, वो फॉर्म जो एफबीआर की तरफ से दिया हुआ है, ठीक है, और प्रिस्क्राइब्ड मैनर, प्रॉपर मैनर्स के अंदर, यानी कि उसकी एक एक रिक्वायरमेंट आपने कंप्लीट फुलफिल करनी है, तो वो आप आगे जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन आपकी तब होगी। नंबर 2, अब वो कहता है कि ये तो होगी हमारी वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन के हमने कर लिया। अब ये नंबर सेक्शन 181 सब सेक्शन 2, इसको हम सब सेक्शन बोलते हैं, ये जो ब्रैकेट में होता है। द कमिश्नर हैविंग जुरिडिक्शन ओवर केसेस वेयर
necessities by the facts of these cases of the case may also registered a taxpayer in the prescribed manner। वो कहता है कमिश्नर खुद से भी जो केस की एक्सपेक्ट देखेगा कि यार ये इस बंदे को जो है ना वो लाजमी तो नहीं है, ज़रूरी तो नहीं हो गया कि वो अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन कराए। अब कौन कौन से लोगों के ऊपर रजिस्ट्रेशन लाजमी हो जाती है, कैसे हो जाती है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, एक लेक्चर रिकॉर्ड कराएंगे और आपको उस पर भी गाइड करेंगे कि कौन कौन से पर्सन हैं जिनके ऊपर जो है वो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाती है। मैंने ये नोट कर लिया अपनी नोटबुक पे। ये काम करते करते ही बीच में से चीज़ें निकलती हैं, तो इस पे आपको अलग वीडियो बना के देंगे। नंबर सबसेक्शन 3 में वो क्या कह रहा है कि द टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन स्कीम शैल बी रेगुलेटेड थ्रू द रूल्स टू बी नोटेड बाय बोर्ड। अब ये जो रूल हैं ये मैं बता चुका हूँ आपको कि हमने इनकम टैक्स रूल 2002 जो है वो स्टडी करने हैं। ठीक हो गया। फिर आगे कहता है कि सब सेक्शन 4 में वो क्या कह रहा है, फॉर्म टैक्स ईयर 2015 एंड ऑनवर्ड, 2015 से लेके ऑनवर्ड इन केस ऑफ इंडिविजुअल हैविंग कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNIC, ये 2015 से ऑनवर्ड जो भी बंदा होगा जो है टैक्स पेयर लिस्ट में आएगा उसके पास ओरिजिनल कंप्यूटराइज्ड कमीशन अख्ती कार्ड मौजूद होना ज़रूरी है, इशूड बाय डाटा नेशनल डाटाबेस नादरा जिसको बोलते हैं, एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये कंप्लीट वर्ड है और इसका ऑब्जर्वेशन है नादरा। नादरा का इशू किया हुआ ओरिजिनल CNIC इलेक्ट्रॉनिक या मतलब कंप्यूटराइज्ड वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। CNIC शैल बी इशूड बाय नेशनल टैक्स नंबर, शैल बी यूज्ड, सॉरी यहाँ पे इशूड बोल गया, यूज्ड। जो CNIC होगा वो ही आपके NTN के लिए यूज़ होगा। अब यहाँ पे आप AOP बनाएं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं, चाहे आप कुछ भी करें, तो उसकी मेजर बुनियाद जो है वो आपका CNIC होता है। अब यहाँ पे आ गया ऑर्डर 181A। अब ये वो असल चीज़ है, सेक्शन 181A एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ये असल वो चीज़ है जिसकी बुनियाद पे इस लिस्ट के अंदर आने के लिए जो हम ऊपर सारी खज्जल ख्वारी कर रहे हैं वो इस लिस्ट के अंदर आने के लिए कर रहे हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, वो कहता है द बोर्ड शैल हैव द पावर टू इंस्टीट्यूट एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। कहता है ये पावर बोर्ड के पास है कि वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट मेंटेन करेगा। ये पहले मंडे टू मंडे अपडेट होती थी, लेकिन आजकल ये रियल बेसिस पे हो जाती है। सेक्शन 181A का सब सेक्शन 2 है, इसको हम सब सेक्शन बोलते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, जिसके अंदर ब्रैकेट लगी हो। 181 का सब सेक्शन 2 है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट शैल बी रेगुलेटेड रेगुलेटेड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। वो कहता है कि वो इस तरह मेंटेन होगी, इसके लिए फिर हमें रूल पढ़ने पड़ेंगे, हम रूल की तरफ जाएंगे। फिर वो सेक्शन 181AA कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टन केसेस। चलें जी, हम अपना टॉपिक यहीं पे क्लियर कर लेते हैं कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन किन केसेस में आएगी। एक अलग से भी इसकी मैं क्लास और इसके रोल समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे भी आप समझ लें। नोट विद स्टैंडिंग्स anything contained in law for the time being in force and application for commercial or industrial connection of electricity or natural gas shall not be processed and such connection shall not be provided unless the persons applying for electricity or gas bill in registration under section 181। वो कहता है कि जी आपके पास यहाँ पे आप कोई भी कमर्शियल कनेक्शन करेंगे, इंडस्ट्रियल कनेक्शन होगा, गैस होगी, तो आपके ऊपर 181 का लेना में अपनी रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। वो किस तरह से होती है, कैसे होती है, उसके लिए अलग डिस्कशन होगी। 181B इसमें वो टैक्स पेयर कार्ड कह रहा है। ये पहले FBR ने स्कीम्स चलाई, उसके तहत लोगों को कार्ड बना के दिए, जैसे CNIC का नंबर होता है इस तरह कार्ड इन्होंने इशू किया, या आपका कोई जॉब कार्ड होता है आजकल, या स्टूडेंट कार्ड होता है। तो आजकल ये नहीं मिल रहे, लेकिन ये एक सेक्शन के अंदर अपना ऑर्डिनेंस के अंदर मौजूद है
कि सब्जेक्ट ऑफ द दिस ऑर्डिनेंस द बोर्ड मेड a scheme to introduce a taxpayer honor कार्ड। ये टैक्स पेयर के ओनर के लिए कार्ड इशू करेंगे फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर हु फुलफिल अ मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ द एलिजिबिलिटी फॉर बेनिफिट्स एंड कंटेन इन द स्कीम। वो जो एफबीआर स्कीम बनाएगी उसका जो क्राइटेरिया होगा, आजकल ये इस तरह हो गया, उसका जो क्राइटेरिया होगा उस क्राइटेरिया को आपने फुलफिल करना है, तब आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। एलिजिबिलिटी बनेगी, आप अप्लाई करेंगे तो आपको टैक्स पेयर कार्ड इशू किया जाएगा। अब ये जो एरिया ऑफ स्कीम है ये इंडिविजुअल्स के लिए अलग होती है, एओपी के लिए अलग होती है एंड कंपनी के लिए अलग से होगी। आगे आप देखेंगे जी, अब अंडर सेक्शन है 181C, इसमें वो कह रहा है डिस्प्लेइंग ऑफ नेशनल टैक्स नंबर। नेशनल टैक्स नंबर मींस NTN, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, लोगों को पता नहीं होता है NTN का असल मकसद मतलब क्या है, तो वो है नेशनल टैक्स नंबर। तो ये आपने डिस्प्ले करना है, आपने अपने बिजनेस प्रीमिसेस के अंदर, जहाँ पे आपका कोई शॉप है तो उसका काउंटर जहाँ पे है, कोई ऑफिस है तो उसका मेन जो डिस्प्ले सेंटर है उसके अंदर आपने अपना NTN नंबर अवेजा करना है, ताकि आपके क्लाइंट उस NTN नंबर को देख सकें और एफबीआर की टीम किसी भी टाइम आपका NTN नंबर वगैरह चेक कर सकती है। एवरी पर्सन ड्राइव इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो भी कोई भी बंदा जो बिजनेस से इनकम ले रहा है, चार्जेबल टू टैक्स, वो चार्जेबल टू टैक्स होगी। हु हैज़ बीन इशूड अ नेशनल टैक्स नंबर, वो नेशनल टैक्स नंबर लेगा। शैल डिस्प्ले हिज नेशनल टैक्स नंबर एट अ कॉन्सिक्वेंसी प्लेस एट एवरी प्लेस ऑफ दिस बिजनेस। वो कहता है कि जी आपकी जितनी भी ब्रांचें या जो भी होगी वहाँ पे भी आपने डिस्प्ले करना है जो एफबीआर की तरफ से आपको दिया जाएगा। अब सेक्शन 181D बिजनेस लाइसेंस स्कीम। अब इस स्कीम के तहत क्या होता है इसको जरा पढ़ते हैं। एवरी पर्सन इंगेज्ड इन एनी बिजनेस, कोई भी बंदा जो किसी भी बिजनेस के अंदर इंगेज्ड है। प्रोफेशन, ये प्रोफेशन मतलब कोई सर्विसेज प्रोवाइडर है, सम लाइक वुकला, CMAs, CAs, CA फार्म्स या कोई भी एनी अदर IT की फार्म्स हैं, कोई भी किसी भी प्रोफेशन के अंदर इन्वॉल्व है, और वो वोकेशन शैल बी required to obtain and display a business license as prescribed by board। ये जब आप अपना NTN नंबर लेते हैं तो उसके अंदर आप बिजनेस ऐड करवाते हैं, और जब बिजनेस ऐड हो जाता है तो उसको आप बिजनेस लाइसेंस बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। इवन डैट के अगर आप AOP भी हैं तो आपके पास फॉर्म C आपका बिजनेस एड्रेस लाइसेंस होगा, और साथ NTN नंबर भी आपका बिजनेस लाइसेंस के अंदर कंसिडर होगा। ठीक है, तो आपने ये डिस्प्ले करना है। और अगर इसका ऑर्डर सेक्शन 181D का सब सेक्शन 2 है, वो कहता है वेयर अ पर्सन फेल्स टू ऑब्टेन बिजनेस लाइसेंस अंडर सेक्शन सब सेक्शन 1, द कमिश्नर में इन एडिशन टू एंड नॉट बी derogant of any punishment which the person may be liable under this ordinance or may the law impose of fine। वो कहता है अगर आपने डिस्प्ले नहीं किया होगा तो आपको फाइन हो सकता है, कमिश्नर आपको जुर्माना कर सकता है अंडर दिस ऑर्डिनेंस, और जो लॉ मौजूद होगा, रूल्स जो मौजूद होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रॉपरली जुर्माना किया जाएगा। इसलिए आपने जब भी NTN बनवाना है, उसके अंदर बिजनेस ऐड कराना है, तो वो आपने अपने प्रीमिसेस के अंदर डिस्प्ले करना है। अब इसका सब सेक्शन 2 का सेक्शन आगे पॉइंट A है, वो कहता है कितना जुर्माना हो सकता है, 20,000 रुपीज़ इन केस ऑफ अ टैक्स पेयर ड्राइव इनकम फ्रॉम चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन दिस सेक्शन। वो कहता है जी अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है, आप एग्जाम्प्ट इनकम नहीं होगी, अगर टैक्सेबल इनकम होगी और आपका आपने डिस्प्ले नहीं किया हो तो आपको 25,000 तक जुर्माना होगा। और 5,000 रुपीज़ यानी कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, एग्जाम्प्ट इनकम है, तो फिर आपको 5,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है इन अदर केसेस। आगे सेक्शन 181D का सब सेक्शन 3 है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये 3 इस तरह ये सब सेक्शन है। द कमिश्नर में
बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग, कैंसल अ बिजनेस लाइसेंस, आपका बिजनेस लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। सब सेक्शन आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड टू बी पर्सन, तो आपका बिजनेस लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है, आपका बिजनेस सील भी किया जा सकता है, और इस तरह की भी आपको सज़ा हो सकती है। आगे वो सब सेक्शन 3 का आगे पॉइंट है, सच पर्सन फेल टू नोटिफाई एनी चांस इन पार्टिकुलर विद इन 30 days ऑफ सच, आप कोई भी उसके खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो वो आपने विद इन 30 days करनी है। सच पर्सन इन कन्वेट टू एनी ऑफेंस अंडर में फेडरल लॉ, आगे हम इसमें ऑर्डर सेक्शन 181 में आपने अभी रिकॉर्ड ऑफ बेनिफिशियल ओनर, आपने बेनिफिशियर ओनर का रिकॉर्ड भी देना है। एवरी कंपनी एंड एसोसिएट पर्सन शैल इलेक्ट्रॉनिकल फर्निश पार्टिकुलर ऑफ दिस ऑफ इट्स बेनिफिशरी, आप इसको ज़्यादातर लफ्ज़ यूज़ होते हैं। बेनिफिशियल ओनर किसका बेनिफिट्स कौन ले रहा है, इन सच फॉर्म एज मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, इसके लिए आपने DNFAP की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी होती हैं। और एवरी कंपनी एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई भी कंपनी और एसोसिएशन पर्सन shall update the particular of the beneficial owner as and when there is a change in the particular of beneficial owner, वो beneficial owner आपने बताना भी है और उसको आपने अपडेट भी रखना है। अगर आपका ओनर बेनिफिशियल ओनर चेंज होता है तो वो आपने चेंज कराना है। अब आगे इसकी पेनल्टीज़ हैं, ऑप्शंस हैं, वो आपको कितनी होगी, कैसे होगी अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो ये हम आपको फर्दर किसी वीडियो में बताएंगे। अब हम इस रजिस्ट्रेशन के रूल देख लेते हैं कि आपने 181 के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है और उसके क्या मेथड्स हैं, वो आपको थ्योरेटिकली समझाते हैं। इसका से ये जो रूल्स हैं, ये रूल नंबर 79 है, इसमें एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर कहता है द रूल्स इन दिस चैप्टर अप्लाई फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 181 विच प्रोवाइडेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर। जो आपने वो रजिस्ट्रेशन के जो रूल हैं वो ये हैं। 80 रूल नंबर 80 में वो कहता है रजिस्ट्रेशन। अब आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है कि एन इंडिविजुअल, अगर आप इंडिविजुअल हैं, हैविंग CNIC, आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, रिक्वायर टू फाइल रिटर्न ऑफ टोटल इनकम मैनुअली, तो आपने अपनी जो है वो टोटल इनकम की रिटर्न मैनुअली फाइल करनी है। शैल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड under subsection 4 of section 81 or on the day he files the return manually, तो वो आपकी जो रिटर्न फाइल करेंगे वो मैनुअली कंसीडर होगी। एन एप्लीकेशन एन इंडिविजुअल्स, रूल नंबर 80 का सब सेक्शन 2 है, एनी इंडिविजुअल हैविंग CNIC रिक्वायर टू फाइलिंग रिटर्न, जो भी बंदा रिक्वायर्ड होगी जिससे फाइलिंग ऑफ टोटल इनकम शैल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड, वो ट्रीटेड रजिस्टर्ड हो जाएगा, वो रजिस्टर्ड ट्रीट होगा व्हेन द इंडिविजुअल इज इनरोल्ड, जब वो इंडिविजुअल इनरोलमेंट करेगा अपनी। वो कहता है कि आ कंपनी एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ए फॉरेन नेशनल और फॉरेन एम्प्लॉय गवर्नमेंट शैल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड व्हेन द कंपनी AOP द फॉरेन नेशनल और फॉरेन गवर्नमेंट इज इनरोल, कोई भी फॉरेन कंपनी हो, फॉरेन पाकिस्तानी कंपनी हो, AOP हो, फॉरेन AOP हो, तो वो जब आपका आयरस के अंदर इनरोलमेंट करेगी तो वो एज आ रजिस्टर्ड कंसिडर होगी। आगे चलते हैं कि एन इंडिविजुअल हैविंग CNIC हु फेल्स टू फाइल रिटर्न, वो इंडिविजुअल जो अपने रिटर्न नहीं फाइल कर सकेंगे, शैल बी रजिस्टर्ड बाय कमिश्नर, और कमिश्नर उसको बाय फोर्स रजिस्टर कर सकता है। हैविंग जुरिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ CNIC और नाइकोप, यानी कि वो जो CNIC की बेस के ऊपर उसकी जुरिडिक्शन बनेगी और उसकी जुरिडिक्शन के अंदर जो भी CNIC आएगा उसको कमिश्नर बाय फोर्स भी रजिस्टर्ड कर सकता है। व्हेन ही इज सेटिस्फाइड आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू बी हेयर डैट द इनकम ऑफ इंडिविजुअल इज टैक्सेबल, जब वो समझेगा कि यार इसकी इनकम टैक्सेबल है लिहाजा और ये भाग रहे हैं टैक्स से, तो वो बाय फोर्स भी उसको रजिस्टर्ड कर सकता है।
वो कह रहा है कि एन इंडिविजुअल नॉट हैविंग CNIC, कि वो इंडिविजुअल जो अपना शनाख्ती कार्ड ही नहीं रखते एंड रिक्वायर टू फाइल रिटर्न ऑफ टोटल इनकम मैनुअली शैल बी रजिस्टर्ड in the same manner as specified in sub rule 1 and 4, either on application by individual or his commissioner is satisfied, then income of individual is taxable after providing opportunity to be heard. वो कहता है कि अगर शनाख्ती कार्ड नहीं भी है तो कमिश्नर को पता लग गया है कि आपके पास जो इनकम है वो टैक्सेबल है और कमिश्नर इससे सेटिस्फाइड है, तो वो भी आपकी रजिस्ट्रेशन कंसिडर की जाएगी। आ कंपनी, कोई कंपनी है, एन AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है जिसको आप पार्टनरशिप डीड बोलते हैं या फर्म बोलते हैं। हम फॉरेन नेशनल, कोई फॉरेन नेशनल फॉरेन गवर्नमेंट शैल नॉट ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड as per subsection rule 3 if the commissioner having jurisdiction over the company or AOP or national foreign government is satisfied after providing opportunity to hear that the company, the AOP, फॉरेन नेशनल और फॉरेन गवर्नमेंट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, जब आपकी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगी किसी फॉरेन को, किसी भी को, तो आपको कमिश्नर को सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है, तो तब आपकी एनरोलमेंट अंडर सेक्शन 181 हो जाएगी, तो आप रजिस्टर्ड होंगे। अब इनरोलमेंट 80 रूल 80A वो ये कहता है कि आपकी इनरोलमेंट क्या है, कि आपने आयरस के अंदर आयरस के अंदर अपनी इनरोलमेंट करनी है। पहले ये मैनुअल होती थी, अब आयरस में होती है। एवरी इंडिविजुअल एंड AOP, a company or foreign government required to e-file return of total income shall submit from form of e-enrollment as specified in part 9 of first schedule of these rule through board and online system। देखा, अब यहाँ पे वो हमें फर्स्ट स्केड्यूल के पार्ट 9 में भेज रहा है। ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। मैंने कहा था पहले भी कि टैक्स को समझने के लिए उसका ऑर्डिनेंस है, उसके स्केड्यूल्स हैं, उसके रूल्स हैं, इन सारों को पढ़ना, उसको समझना ये ज़रूरी है। आगे इसकी इनरोलमेंट सेक्शन 80A के रूल्स 80A के तहत होगी, 181 की जो रजिस्ट्रेशन होती है उसकी। अब 80B रूल 80B क्या है? वो रिक्वायरमेंट ऑफ ई एनरोलमेंट। इन ई एनरोलमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है? जब आप इनरोलमेंट कर रहे होते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? एन इंडिविजुअल रिक्वायर टू बी रजिस्टर्ड अंडर सब रूल 2 ऑफ रूल 80 शैल बी प्रोवाइडेड। कहता है कि 80 रूल का सब रूल 2 है, उसके तहत आपने रजिस्टर्ड होना है जनाब, और इसका सेक्शन 81 है ऑर्डिनेंस का। वो कहता है नंबर 1 पे तो आपकी चाहिए, जिसको वो ए कह रहा है मैंने नंबर 1 कह दिया। नंबर ऑफ CNIC का नंबर होना चाहिए, नाइकॉप का होना चाहिए और पासपोर्ट का। ये नंबर के पास होना ज़रूरी है। सेल फोन नंबर होना चाहिए इन हीज नेम, आपके अपने ही नाम पर आपका CNIC होना, अपना फ़ोन नंबर होना चाहिए। ईमेल एड्रेस होना चाहिए आपके पास। नेशनलिटी होनी चाहिए पाकिस्तानी आपके पास। रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए आपके पास, आपका जो रेजिडेंशियल। अच्छा, यहाँ पे नेशनलिटी के अलावा जब हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे, या तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट वे भी बता देता हूँ कि ऐसे फॉरेनर जो पाकिस्तान के अंदर आए हुए होते हैं, जैसे आजकल चाइनीज़ आके यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका NTN भी बन जाता है फॉर सर्टन लिमिट ऑफ वीज़ा वैलिडिटी। जितना अरसा आपका वीज़ा वैलिड होगा वहाँ तक आपका पासपोर्ट और वीज़े की बेस के ऊपर भी आपको NTN नंबर मिल जाता है, तो आप टैक्स फाइल करते हैं। रेजिडेंशियल एड्रेस, अकाउंटिंग पीरियड, आपने यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड सेलेक्ट करना है। ये 4 अकाउंटिंग पीरियड होते हैं। हम जिस बेस पे हम पाकिस्तान चल रहा है, ये अकाउंटिंग पीरियड 3rd है, जो जुलाई टू जून चलता है। और कुछ जगहों पे पीरियड अकाउंटिंग जनवरी टू दिसंबर भी चलता है, सितंबर टू अगस्त भी चलता है, एंड अक्टूबर टू सितंबर भी चलता है। अच्छा जी, इसका केस नंबर इसका 2 देख लेते हैं कि जी इन केस ऑफ बिजनेस इनकम, अगर आपके बिजनेस इनकम है और सिर्फ इंडिविजुअल सैलरी इनकम नहीं है, ऊपर वाला आप सैलरी इनकम को उसको कंसिडर कर लें, या ऐसी इनकम जिसके पास बिजनेस नहीं है। उसके लिए था, ये बिजनेस इनकम के लिए क्या है कि उसके पास
वो तमाम चीज़ें जो ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, CNIC, नाइब कोप, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, और फर्दर ये चीज़ें भी होनी ज़रूरी हैं। बिज़नेस का नाम होना चाहिए, बिज़नेस का एड्रेस होना चाहिए, और प्रिंसिपल एक्टिविटी कि आपकी बिज़नेस की मेजर एक्टिविटी क्या है, इसका होना भी आपके पास होना आपके लिए ज़रूरी है। नेम एंड एंटियन ऑफ एम्प्लॉय इन केस ऑफ सैलरी इनकम, अगर आपके पास एम्प्लॉयर सैलरी इनकम है ले रहे हैं, तो आपके पास एम्प्लॉयर का जो है वो एंटियन नंबर होना चाहिए। तो तब जाके आपको वो एम्प्लॉयर को लिंक कर देते हैं, तब आपको एंटियन इशू किया जाता है। एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ प्रॉपर्टी इनकम, आपके पास प्रॉपर्टी का एड्रेस होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी इनकम ले रहे हैं, यानी कि किसी के पास कोई प्लाजा है, कोई शॉप्स मौजूद हैं, कोई और मौजूद है, उसकी वो इनकम खा रहा है, रेंटल इनकम खा रहा है। यहाँ पे रेंट के ऊपर प्रॉपर्टी इनकम मतलब कि जो प्रॉपर्टी जिसका रेंट वसूल किया जाता है, इसका ये मॉर्गेज मतलब नहीं है कि एक प्रॉपर्टी पड़ी पड़ी पहले 5 लाख की थी, पड़ी पड़ी वो 10 लाख की होगी, तो आपके ऊपर टैक्स चार्ज हो जाएगा। नहीं, उसको अलग से ट्रीट होता है कैपिटल गेन में, उसके अलग है, लेकिन ये रेंटल की बात हो रही है यहाँ पे। अब एओपी होगा, फर्म होगा, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? अ कंपनी, ये रूल 80 का सबसेक्शन 2 आ गया। अ कंपनी एंड एओपी, अगर कंपनी होगी और एओपी की रिक्वायरमेंट जो है, रिक्वायर टू बी रजिस्टर्ड, उसकी रिक्वायरमेंट ये है। मैं शॉर्ट करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम, और एओपी फर्म का नाम, बिजनेस नेम, बिजनेस एड्रेस, पीरियड जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप सीजनल पीरियड सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे शुगर कैन इंडस्ट्रीज है, तो ये टैक्स पीरियड जो है वो जून जुलाई वाला नहीं सिलेक्ट करते, वो अपने सीजनल करते हैं, और उसकी वो कॉस्टिंग भी मार्जिनल कॉस्टिंग लेके चलते हैं। तो उनको कुछ चीज़ें अलाउ होती हैं, तो वो आप अपनी विलनेस पे पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर ऑफ बिजनेस, फ़ोन नंबर होना चाहिए, बिजनेस का ईमेल एड्रेस होना चाहिए। सेल नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर, जो आपका प्रिंसिपल ऑफिसर डिक्लेयर करेंगे, यानी कि जो आप अपना बिजनेस का रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जो है पार्टनर में से या आपके डायरेक्टर में से जो प्रिंसिपल ऑफिसर आप समझ लेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करेंगे, उसका सेल नंबर जो है वो होना चाहिए, उसके नाम पे ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए। प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, आपकी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या है वो बतानी है आपने। एड्रेस ऑफ इंडिविजुअल, सॉरी इंडस्ट्रियल, एड्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एस्टेब्लिशमेंट, और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस एड्रेस, इंडस्ट्रियल बिजनेस कहाँ पे है, जहाँ पे आपने बिजनेस स्टैब्लिश किया हुआ है, उसका प्लेस क्या है। कंपनी टाइप क्या है आपकी, पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, यूनिट ट्रस्ट है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, प्राइवेट रियल स्टेट ट्रस्ट है, एनजीओ है, सोसाइटी है, और एक्सेट्रा मुतारबा वगैरह, वो सब इसके अंदर आएगा। वो भी आपने डिक्लेयर करनी बतानी है इस रजिस्ट्रेशन के लिए। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने बतानी है कि आपकी कंपनी की डेट का कब से वो रजिस्टर्ड हुई है, सीसीपी ने या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म ने उसको कब रजिस्टर्ड किया। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो इसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए एससीसीपी का। इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यहाँ पे लफ्ज़ इसने सिर्फ कंपनी यूज़ किया, मैंने आपकी आसानी के लिए प्राइवेट और पब्लिक या एसएमसी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया ताकि आपको आसानी रहे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड पार्टनरशिप डीड इन केस ऑफ रजिस्टर्ड फर्म, आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये अगर आपके पास जो जिसको हम फॉर्म सी बोलते हैं, या एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन का उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड इन केस ऑफ फर्म इज़ नॉट रजिस्टर्ड, अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके पास ये ऊपर वाली चीज़ें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं देते, तो एटलीस्ट आपके पास जो है वो पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, जो कि 1865 के एक्ट के तहत आपके पास 1000 वाले स्टाम्प के ऊपर इस्लामाबाद में और 1200 वाले स्टाम्प के ऊपर पंजाब में कंसिडर होती है। ट्रस्ट डीड इन केस ऑफ ट्रस्ट, अगर आप ट्रस्ट बना रहे हैं तो आपके पास ट्रस्ट डीड होनी चाहिए। ट्रस्ट डीड दो तरह से हो सकती है, इसको फर्दरली इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन सिंपली बता सकता हूँ। ट्रस्ट डीड एक वो जो
रजिस्ट्रार करते हैं ट्रस्ट, उसमें अब आपकी प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है ट्रस्ट के नाम पर, और दूसरी ट्रस्ट डीड इस तरह की जो उसको एससीसीपी करता है, एनजीओ टाइप। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ सोसाइटी, अगर आपकी सोसाइटी है, सोसाइटीज़ का अलग से एक्ट है, और आई थिंक 1862 या समथिंग का एक्ट है, मैं तसल्ली कर लूँगा सोसाइटी का, जिसके साथ जैसे आपकी मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटीज़ हो सकती हैं, या कोई और आपने वेलफेयर सोसाइटीज़ मेंटेन की हुई हैं तो वो हो सकती है। और नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव विद हिज CNIC और NTN, यहाँ पे आप अपना रिप्रेजेंटेटिव का जो है वो उसका नाम होगा, और उसका CNIC और उसका NTN मौजूद होना ज़रूरी है, ये विच एवर इज़ वन CNIC और NTN से। फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ एवरी डायरेक्टर एंड मेजर शेयर होल्डर हैविंग 10% और मोर शेयर इन केस ऑफ कंपनी और पार्टनर इन केस ऑफ एनी OBO। आपने शेयर्स डिक्लेयर करने हैं कि किस पार्टनर के कितने कितने शेयर हैं, आपने वो बताने हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 10 है, लेकिन एटलीस्ट 10% तक नेम बताना है, उसका CNIC नंबर बताना है, NTN और पासपोर्ट या CNIC एक बताना है, और परसेंटेज ऑफ शेयर बतानी है। आगे चलते हैं हम ज़रा इसकी फर्दर। और नॉन रेजिडेंशियल पर्सन होगा कंपनी हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान। अगर नॉन रेजिडेंशियल पर्सन जो है पाकिस्तान का हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान में कोई कंपनी करता है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होंगी, इसको भी आगे डिस्कस करते हैं। ये रूल 80 के तहत जो है वो सब रूल 6 हो गया, 3 का 6 रूल हो गया, यानी कि रूल 80 का सब रूल 3 और उसका फिर 6। नेम ऑफ कंपनी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें वही हैं, सेल नंबर, ईमेल, ये सारा कुछ वही है, और रजिस्ट्रेशन ये तकरीबन वही चीज़ें जो ऊपर डिस्कस कर चुके हैं लेकिन यहाँ पे सारा कुछ आपने, क्योंकि आप जो है वो नॉन रेजिडेंशियल हैं, आ नहीं सकते, तो आपके पास ऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए जो आपकी चीज़ें आगे दे रहा हो। ठीक है, आगे फॉर्म फॉर नॉन रेजिडेंट्स कंपनी में हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान रिक्वायर्ड द रजिस्टर्ड अंडर सब रूल 3 एंड 6 ऑफ रूल 80, यानी कि रूल 80 का 6 और सब रूल 3 है, यानी कि सब रूल 3 का फिर आगे 6 ऑफ रूल उसका 6 बन जाता है। नेम ऑफ कंपनी, बिजनेस एड्रेस, अथॉरिटी लेटर, अकाउंटिंग पीरियड, वही सारे कुछ, कोई उसमें ख़ास चेंज नहीं है। टैक्स पे रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फ्रॉम रिक्वायर्ड। हाँ, यहाँ पे आपके पास जो, यानी कि आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से लेना है सर्टिफिकेट वगैरह जो लेना होता है, तो वो आपकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी आपको लगेगी, आप किस पर्पज़ के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। फिर आगे आगे जाएं जी, सब रूल 5 फॉरेन क्या कहते हैं, गवर्नमेंट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टर्ड अंडर सब रूल 3, अगर वो सब रूल 3 एंड 6 में अंदर रजिस्टर कराना चाहेगी फॉरेन गवर्नमेंट, तो नेम ऑफ गवर्नमेंट, रजिस्टर्ड एड्रेस इन फॉरेन गवर्नमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी है साइंड ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, इसके बाद बिहाफ पे आपका पावर ऑफ अटॉर्नी होना चाहिए, अथॉरिटी या कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ, अगर वो फॉरेन गवर्नमेंट की कोई कंपनी है तो वो जिस लॉ के तहत रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है, वो होने चाहिए। एसेट्स किस तरह से मैनेज किए जा रहे हैं उसकी लिस्ट होनी चाहिए। वो आगे फर्दर डिस्कशन होगी कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से हो या क्या क्या। नेम और नेम एंड नेशनलिटी अथॉरिटी सिग्नेटरी, आपके नेशनलिटी अथॉरिटी नेशनलिटी क्या की है, उसके क्या सिग्नेटरी कौन है। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, अथॉरिटी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, सेलुलर फ़ोन नंबर अथॉरिटी जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका। और ये हमने 83 तक जाना है, तो अब 80 ख़त्म हुआ है, अब 81 है। डिसीजन ऑन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ
जो है वो इनरोलमेंट के ऊपर डिसीजन कौन लेगा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द कमिश्नर में वेयर अ पर्सन हैज़ फुलफिल अ फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन और ई इनरोलमेंट, जो आपका कमिश्नर है वो इसके ऊपर डिसीजन लेगा अगर आप फॉर्म पूरा फिल कर देते हैं। जब आप फॉर्म पूरा फिल कर देंगे और उसकी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे तो वो आपको ऑर्डर ग्रांट कर देगा। तो ऑर्डर ग्रांट करने के लिए कितना टाइम ले सकता है और वो क्या हो सकता है जी, वो विद इन 15 डेज करेगा फाइलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो 15 दिन के अंदर अंदर। अभी तो आजकल तो रियल बेसिस पे आ जाता है, लेकिन जो ऊपर वाला है कि वो 15 दिन तक के अंदर अंदर करेगा, मैक्सिमम वो 15 दिन ले सकता है। प्रिस्क्राइब्ड aggrieved by decisions of commissioner may file representative before the concerned commissioner within 30 days। अगर वो रिजेक्ट कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, तो आप 30 डेज के अंदर अंदर उसको जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करके उसको उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, ताकि वो 30 डेज के अंदर अंदर डिसीजन ले लेगा। 30 डेज के बाद आप कमिश्नर को किसी किस्म की कंप्लेंट के मजाज नहीं होंगे। अब 81A है टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन बाय कमिश्नर, जहाँ पे कमिश्नर आपको बाय फोर्स जो है वो लगाएगा, तो वो इस रूल के तहत होगा। द कमिश्नर हैविंग जुरिडिक्शंस ओवर अ केस may registered a person as a taxpayer where is satisfied that the income of person is taxable and is required to file a return of income under section 114 के तहत वो रिटर्न होगा फाइल करेगा, सेटिस्फाइड होगा तो वो कमिश्नर इसको कर लेगा। द कमिश्नर शैल इशूड द टैक्स पेयर a letter under section 2 of section 81 इनकम। ये जो सेक्शन है ना, ये सब अंडर सब सेक्शन 2, यानी कि सब सेक्शन 2 के तहत कमिश्नर भेजेगा ऑफ सेक्शन 181, यानी कि 181 का सेक्शन 2 जो हम इधर पढ़ चुके थे यहाँ पे ये रूल्स के अंदर। ये देखें ना, ये ठीक है ना, इसके तहत वो कमिश्नर जो है वो एक लेटर लिखेगा, उस लेटर का आपने रिप्लाई करना होगा और उस रिप्लाई के अकॉर्डिंगली उस लेटर के थ्रू आपका वो एनटीएन जनरेट कर देगा। टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन ही अभी चल रही है और वो कहता है इन केस ऑफ फेलियर, अगर केस का फेलियर आ गया तो क्या होगा। इस पे जो है फेलियर इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड है। आगे फिर हम जो मेजर टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। 81B एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है वो किस रूल के तहत, वो सेक्शन 82 के तहत होती है। 182 वो कहता है कि द रूल शैल मे अप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ क्लास 23A एंड 35C ऑफ सब सेक्शन 2। वो कहता है सेक्शन 2 की जो क्लास है 23 और 35, यानी कि जो डेफिनेशन का सेक्शन है 2 उसकी क्लास 23 है और 35 है के तहत ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट मेंटेन होगी। एंड सेक्शन 181A, यानी कि यहाँ पे हम ऊपर देख चुके थे, ये मैंने आपको बताया था कि ये 181A में इसकी एक कंप्लीट जो है वो डेफिनेशन मौजूद थी। मैं ऊपर पढ़ा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ, ये वो है। उसके तहत ये जो है वो इसके रूल्स ये हैं कि द बोर्ड शैल पब्लिश एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। बोर्ड जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पब्लिश करेगा। हेयर इन आफ्टर द रेफर्ड टू एज एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, कोई भी टीसीबी टैक्स पेयर को रेफर करेगा किसी लिस्ट के अंदर। कंपेरिजिंग पर्सन्स हु मीट द क्राइटेरिया लेट डाउन अंडर सब रूल 4, अगर वो क्राइटेरिया सब रूल 4 में पूरा कर देता है तो उसको जो है वो लिस्ट के अंदर शामिल कर लेगा। और शैल बी मेड अवेलेबल ऑन द बोर्ड वेब पोर्टल, वो बोर्ड जो है वो वेब पोर्टल पे भी इशू कर देगा बाय फर्स्ट डे ऑफ मार्च की पहली डेट को ऑफ एवरी ईयर इन ईच फाइनेंशियल ईयर, कोई सी भी ईच फाइनेंशियल ईयर की 1 मार्च को वो डिक्लेयर कर देगा। प्रोवाइडेड दैट द फाइनेंशियल ईयर 2014-15 एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट शैल बी पब्लिश्ड एंड मेड अवेलेबल ऑन बोर्ड वेब पोर्टल, वेब पोर्टल के अंदर मौजूद होती है,
होगी 2014-15 के बाद, बाय फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2014 के बाद से ये जो है आयरस का पोर्टल आया था, उसके बाद से जो उसमें मौजूद है टैक्स पेयर लिस्ट, और वो अपडेट होती रहती है। फिर वो कहता है कि फर्दर फाइनेंशियल ईयर एक्टिविटीज वर्ड पोर्टल, इसको आप छोड़ दें, ये बात वही है जो ऊपर की हुई है, नीचे उन्होंने दोहरा के दूसरे तरीके से की हुई है। और ATL पब्लिश इन फाइनेंशियल ईयर शैल बी वैलिड फॉर पीरियड बिगनर ऑफ द on day and publish ending on last day of फरवरी नेक्स्ट फॉलोइंग। अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की तो फरवरी के से अगला जो दिन होगा उसको आप नॉन फाइलर हो जाएंगे। प्रोवाइडेड एक्टिव लिस्ट पब्लिश ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 13-14 शैल बी एक्टिव अपडेट 15 मार्च अप्रैल। ये गुजरी हुई महीनों की बातें हैं, इनको हम थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट करने के लिए इसलिए छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली आके फिज़िकली मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं देन आपको इसके मुतालिक भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कंप्लीट गाइड करूँगा। फिर वो कहता है कि पर्सन शैल बी ATL इमीडिएटली फॉलोइंग। अगर आपने इमीडिएटली अपडेशन करानी है तो आप पिछले साल की रिटर्न फाइल करेंगे तो आप एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव टैक्स पेयर कार्ड उसका 81C है। एक्टिव टैक्स पेयर कार्ड अप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ क्लास 23A और 35 के तहत होगा। बोर्ड जो है वो इशूड करेगा टैक्स पेयर फर्स्ट टैक्स पेयर को, अगर वो क्राइटेरिया मीट करता होगा ऑन मार्च ऑफ ईच ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के मार्च को, मतलब कि 1 मार्च को वो इशू करेगा। ठीक है, अगर आप क्राइटेरिया इशू करेंगे, लेकिन ये अभी कोई नहीं मिलते। Provided that the return filed after 31st of December taxpayer card shall be issued within 60 days of the जी वो जहाँ पे रिटर्न की डेट 31 दिसंबर है तो उसके अंदर 60 डेज के अंदर आपको कार्ड मिलेगा। मिसाल के तौर पे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये नहीं कि SMC है कोई तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उनका फाइनेंशियल ईयर दिसंबर होता है और दिसंबर के तक उनको अलाउ होता है कि वो रिटर्न फाइल करेंगे। तो दिसंबर से 60 डेज का मतलब ये है कि 2 महीने तक के अंदर अंदर उनको कार्ड मिलेगा। एवरी पर्सन शैल बी इशू टैक्स पेयर कार्ड if the taxpayer has filed return under section 114 और स्टेटमेंट ये 114 की रिटर्न को और 115 की रिटर्न को हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे और थ्योरेटिकली भी देखेंगे, लेकिन फर्दर आगे फिर फाइल्स इमीडिएटली वो पिछले लास्ट डेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एक सेक्शन 118 फाल्स ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रोसीडिंग 12 मंथ, वो पिछले 12 मंथ की भी फाइल करेगा तो इमीडिएटली इफेक्ट पे उसको हो जाएगा। टैक्स पेयर कार्ड शैल बी वैलिड फॉर 1 ईयर बिगनिंग ऑफ द डेट ऑफ इशूड एंड ये बहरहाल वो एक ईयर तक वैलिड होगा। आगे चलते हैं। जो इसकी प्रिंटिंग का ठेका वेका है वो नादरा के पास है। ठीक है, आगे जो है मॉडिफिकेशन एंड कैंसलेशन पर्सनस, ये मॉडिफिकेशन है। अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो फिर वो आप इसके तहत करेंगे और पार्ट 9 के फर्स्ट शेड्यूल के तहत करेंगे। द कमिश्नर में वेयर आ पर्सनस फाइल्ड आ मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफिकेशन जो है मैंने बाकियों की हो जाती है, लेकिन मैन्युफैक्चरर की मॉडिफिकेशन बहुत मुश्किल से होती है, उसके लिए विजिट देने पड़ते हैं और विजिट के अकॉर्डिंगली और उसकी रिक्वायरमेंट फुल करके तो प्रॉपरली विजिट्स के तहत होती है। तो क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स को इंपोर्ट के और एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, टैक्स की माद में छूट्स होती हैं, फर्दरली उसकी मॉडिफिकेशन ही चली जा रही है। वो कमिश्नर फिर उसको एग्ज़ामिन करेगा और एग्ज़ामिन करने के बाद वो इशू कर देगा उसको। ठीक है, और इसको भी 15 दिन के अंदर उसने करना होता है ऑर्डर ग्रांट। बहरहाल ये भी इमीडिएटली इफेक्ट पे बाज़ औक़ात हो जाता है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो आपकी एप्लीकेशन वो प्रॉपर मैनर में जो है वो प्रोसीड करेगा। वो कहता है डिस्प्लेइंग एंड कोटिंग ऑफ नेशनल टैक्स नंबर, नेशनल टैक्स सर्टिफिकेट, वो कहाँ पे डिस्प्ले है। एवरी पर्सन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स एज, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कोई भी एनटीएन मिलेगा तो वो अपनी हर ब्रांच में और अपने मेजर ऑफिस के अंदर उसको डिस्प्ले करेगा। और पर्सन शैल एनटीएन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस ने में इन कमर्शियल ट्रांजैक्शन इंटर टू बिजनेस, जब बिजनेस की कमर्शियल ट्रांजैक्शन करेगा तो यूज़ पड़ेगी कैश मेमोज रूल के 30 रूल के तहत कैश मेमो मेंटेन करनी है इन ऑल रिटर्न स्टेटमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अंडर द
ऑर्डिनेंस इन correspondence with the commissioner है in all document related for person business following matter नेमली। तो ये उसके रूल्स कुछ हैं कि कैसे डिस्प्ले करना है, और ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसके वक्त भी आपको एनटीएन का पता होना ज़रूरी है। बाकी आगे फर्दर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे ऑर्डर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के जो प्रैक्टिकली तरीकाकार है वो भी आपको समझाएंगे, लेकिन पहले आप इससे प्रॉपरली अवेयर हो जाएं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिजनेस लाइन से आफ्ताब सलीम आपको अस्सलाम वालेकुम कहते हुए इजाज़त चाहता है। अस्सलाम वालेकुम।